जिस बुलेटिन में बात होगी संविधान पर फिर फंसी मोदी सरकार की, हिंडनबर्ग के बड़े खुलासे के ऐलान की। देखेंगे बांग्लादेश के सीजीआई ने क्यों दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आए बड़े सर्वे को, जानेंगे गुजरात में कांग्रेस की न्याय यात्रा को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अस्पताल की तरह लोगों को है भारतीय न्याय व्यवस्था पर आस्था। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, बुनियादी ढांचे को करना होगा मजबूत, जिला स्तर पर है स्थिति खराब। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चिट्ठी पर आप मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किया पलटवार, कहा पंजाब में बीजेपी करती है नफरत की राजनीति। गडकरी ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर उठाए थे सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं शोषण, ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं, महिला आरोपियों पर चलाया जाना चाहिए केस। सीनियर आईएएस डॉक्टर टीवी सोमनाथन होंगे भारत के नए कैबिनेट सेक्रेटरी, वर्तमान में है भारत के वित्त सचिव। नहीं मिला आईएएस राजीव गाबा को कैबिनेट सचिव के पद पर एक्सटेंशन। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एससी और एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से मोदी सरकार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सरकार पर संविधान बदलने की कोशिश के आरोप एक बार फिर से लगाए जाने लगे हैं। तो कैसे मुश्किल में घिरी दिख रही है सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एनडीए के सांसदों में ही घमासान छिड़ गया है। बीते दिन इस पर अपनी चिंताएं जाहिर करते हुए एनडीए के दलित सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू ना किया जाए, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी आश्वासन दिया कि वो एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करेंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करने की बात कही थी, और अब पीएम ने खुद इससे इनकार कर दिया है, जिसके बाद उनके इस बयान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा तो ये भी चल रही है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे को भुनाया था, उसका असर चुनाव के नतीजों पर भी साफ दिखाई दिया। उसके बाद अब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ये रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए दबाव में पीएम को ये बयान देना पड़ा। बताते चले कि जल्दी ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक देश में छुआछूत है तब तक आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता, और विपक्ष ये होने भी नहीं देगा। इसके खिलाफ वो लड़ते रहेंगे। इसके साथ ही खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी की दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता आरक्षण पर निरंतर प्रहार कर रही है। आरक्षण पर फिर से घमासान छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ देश में बड़ा घमासान कभी भी छिड़ सकता है। रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया गया है, जिसमें भारत पर बड़े खुलासे का दावा किया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि किस पर खुलासा करने वाला है हिंडनबर्ग, देखिए ये रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर बड़ा खुलासा करने की तैयारी में है, और ये खुलासा भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालेगा, जिसे लेकर देश भर में हड़कंप मच गया है। दरअसल हिंडनबर्ग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए बड़ा बयान दिया है। कंपनी ने लिखा कि भारत में जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। हिंडनबर्ग के इस ट्वीट ने हर तरफ चर्चाओं का सिलसिला शुरू कर दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि इस बार क्या होने वाला है, इस बार कंपनी के निशाने पर कौन है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी है, और पिछले साल यानी 2023 की शुरुआत होते ही इस रिसर्च फर्म ने बड़ा बम फोड़ा था, जिससे अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पूरी तरह से हिल गया था। कंपनी ने दावा किया कि अडानी ने शेल कंपनियों के सहारे शेयर मैनिपुलेशन किया है। इस खुलासे के सामने आते ही अडानी ग्रुप के शेयर्स बुरी तरह से क्रैश होते दिखे। अडानी से लोगों का भरोसा उठ सा गया था, हालांकि बाद में इसमें रिकवरी आई। इस रिपोर्ट को लेकर काफी विवाद छिड़ गया है। देश विदेश में इस पर बहस देखने मिली, और अब एक बार फिर अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने बड़ा दावा किया है, जिसके बाद भारत के सभी उद्योगपति अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि इस बार भारत में क्या बड़ा होने वाला है। क्या एक बार फिर अडानी ही है निशाने पर, या इस बार कोई और खुलासा करने वाला है हिंडनबर्ग? बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हिंडनबर्ग के दावे से देश में हलचल मच गई है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में पिछले एक सप्ताह से ही बड़ी हलचल मची हुई है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अब बांग्लादेश के चीफ जस्टिस को भी इस्तीफा देना पड़ा है। उन्हें भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, देखिए ये रिपोर्ट।
भले ही गुरुवार रात को बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो गया है और अब बांग्लादेश की सत्ता मोहम्मद यूनुस संभाल रहे हैं, बावजूद इसके बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि शनिवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया और मांग की कि अगर जजों ने इस्तीफा नहीं दिए तो हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खींचकर उतार देंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश के आवासों पर हमला किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के जज हसीना से मिले हुए हैं और इन जजों ने अंतरिम सरकार से पूछे बिना शनिवार को पूरी कोर्ट की एक बैठक बुलाई और दावा किया गया कि मुख्य न्यायाधीश अंतरिम सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जरिए अवैध घोषित करने की रणनीति बना रहे हैं, जिस पर छात्र भड़क गए। जिसके बाद बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया को बताया कि उन्होंने देश भर में शीर्ष अदालत और निचली अदालतों के न्यायाधीशों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पद छोड़ने का फैसला किया है। वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेज रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन के इस्तीफे के पहले विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश के राष्ट्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदार ने भी आज इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, तो वहीं हिंदुस्तान की राजनीति में भी बड़े बदलाव आते दिखाई दे रहे हैं और साल के आखिर में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति में बहुत कुछ बदलने के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर तो जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। तो क्या है ये रिपोर्ट? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा था। राज्य की 288 सीटों पर अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे सत्ताधारी महायुति गठबंधन कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। हाल ही में बीजेपी की एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 100 से भी कम सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई थी। बीजेपी की सीटें भी 55 से 65 तक बताई गई थी और अब एक और सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी की तरफ से कराए गए सर्वे में एमवीए को 170 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। वैसे कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार एमवीए 200 सीटों के आंकड़े को भी आसानी से पार कर सकता है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एमवीए को 31 सीटों पर जीत मिली थी, जो महाराष्ट्र की सीटों का 65% है और अगर एमवीए का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव जैसा भी मान लिया जाए तो भी 188 सीटें आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन जो हालात महाराष्ट्र में है उससे साफ है कि एमवीए 200 पार जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में भी घेरने में जुट गई है। कांग्रेस गुजरात में बीजेपी सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। तो क्या रहा यात्रा के दूसरे दिन? देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में अलग अलग घटनाओं के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए मोरबी से कांग्रेस की न्याय यात्रा का आगाज हुआ। 9 अगस्त को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ शुरू हुई यात्रा टंकारा पहुंची, जहां आराम के बाद शनिवार सुबह न्याय यात्रा राजकोट के लिए रवाना हुई। इस दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष और गुजरात किसान कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ ही पीड़ित परिवार के लोग और कांग्रेस नेता यात्रा के साथ चल रहे हैं। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का जुनून लेकर पैदल यात्री आगे बढ़ रहे हैं। जब यात्रा टंकारा तालुका के मिताना गांव पहुंची तो वहां न्याय यात्रा का स्वागत किया गया। हालांकि बारिश की वजह से यात्रा में थोड़ा ब्रेक लगा, लेकिन यात्रा फिर आगे बढ़ गई। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष लालजी भाई देसाई ने कहा कि अब इस यात्रा के साथ बीजेपी के पाप का घड़ा भी रखा गया है, जिसमें लोग अपनी समस्याओं, अपने साथ हुए अन्याय के बारे में नोट्स डाल रहे हैं और ये यात्रा केवल 20 किलोमीटर तक चली है। इतने में ही बीजेपी के पाप का घड़ा लगभग आधे से ज्यादा भर गया है। यात्रा के दौरान फिलहाल ऐसे एक नहीं बल्कि लगभग 10 बर्तन भरे जा रहे हैं। उसे देखकर ये तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने गुजरात में जमकर भ्रष्टाचार किया है। लालजी भाई देसाई ने तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने इस यात्रा को किसी भी तरह से राजनीतिक रंग देने की बहुत कोशिश की है ताकि ये यात्रा ना हो, लेकिन लोग बीजेपी सरकार के अतीत को जान चुके हैं, इसलिए यात्रा को मोरबी जिले में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और अब पदयात्री पीड़ितों को न्याय दिलाने के जुनून के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस यात्रा का कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। कांग्रेस की न्याय यात्रा से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, तो उसकी मुश्किलें दिल्ली में भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जेल से बाहर आने के बाद से ही बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है और अब आने वाले चुनावों को लेकर उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। तो क्या कहा सिसोदिया ने? देखिए ये रिपोर्ट।
17 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आजाद कर दिया है। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया के तीखे तेवर दिखाई दे रहे हैं। सिसोदिया ने रिहाई के एक दिन बाद यानी शनिवार को परिवार के साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित लोकप्रिय हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यकर्ताओं से कहा, आपके आंसू की ताकत है कि जेल के ताले भी पिघल जाते हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मुझे ही जमानत नहीं दी है, बल्कि कोर्ट के फैसले ने आने वाले चुनावों में बीजेपी की जमानत जब्त करने का इंतजाम भी करा दिया है। सिसोदिया ने कहा कि अब केजरीवाल भी बाहर आएंगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। बीजेपी वालों ने बहुत कोशिशें की। उन्होंने सोचा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में डालेंगे तो हम डर जाएंगे। बीजेपी को लगता है कि मनीष सिसोदिया को रोककर दिल्ली के बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं दिलाने देंगे। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वो भुलावे में हैं। इसके लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। बीजेपी वालों को वैसा नहीं करने दूंगा। सीएम अरविंद केजरीवाल इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने बुरे काम किए, बल्कि वो जेल में इसलिए हैं कि दिल्ली वालों के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की। इस दौरान मनीष सिसोदिया के निशाने पर बीजेपी और केंद्र सरकार रही। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम तो रथ के घोड़े हैं। अरविंद केजरीवाल अभी जेल में बंद है और वो जल्द बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सिसोदिया को जमानत दी है, उसके बाद अब दूसरे नेताओं को भी जमानत मिलने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है, जिससे बीजेपी बेचैन दिख रही है। तो दूसरी तरफ बेचैनी इस समय इजराइल में भी बढ़ती दिख रही है। उसे ईरान से डर लग रहा है, जो कभी भी इजराइल को निशाना बना सकता है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। हर बीतते दिन के साथ इजराइल के खिलाफ ईरान के तेवर और तीखे होते जा रहे हैं, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट टेंशन में दिखाई दे रहा है। और अब ईरान ने इजराइल पर अटैक करने की अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि ईरान अब अटैक के अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है कि कैसे हमला करने पर इजराइल को ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का इजराइल के बाहर स्थित मोसाद के ठिकानों पर, जिसमें इजराइल की एम्बेसी प्रमुख रूप से शामिल है, उस पर हमले की वकालत कर रहे हैं। तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC तल अवीव समेत अन्य प्रमुख इजरायली शहरों पर सीधा हमला करने का दबाव बना रहा है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति चाहते हैं कि बदला भी लिया जाए और उन पर यह आरोप भी ना लगे कि ईरान ने मिडिल ईस्ट को युद्ध में धकेल दिया है। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे इजराइल ने ईरान में किया था, हमास चीफ इस्माइल हानिया की जान लेने के लिए। बता दें, तेहरान में हमास चीफ की जान चली गई थी। ईरान ने उसे इजराइल की साजिश करार दिया था और तब से ही दोनों देश आमने सामने आ गए हैं और दोनों देशों के बीच ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसे देखते हुए अमेरिका ने इजराइल को बैकअप दिया है, तो रूस ने भी ईरान को S-400 देने की बात कही है। वहीं ईरान ने पड़ोसी देशों को भी हमले से पहले चेतावनी जारी कर दी है, जिसके बाद हालात बेहद तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। दुनिया भर के देशों की निगाहें इजराइल ईरान पर टिकी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। किसी भी देश की सरकार अगर तानाशाह होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा उसका कोई साथ देता है तो वहाँ की न्यायपालिका देती है। बांग्लादेश की सरकार ने, अंतरिम सरकार ने आज वहाँ के चीफ जस्टिस को उनके पद से हटा दिया। वो मुस्लिम थे। उनके रहते हुए अभी तक की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने हाल ही के चुनाव में वहाँ के विपक्षियों को जेलों में ठूस दिया था और बम्पर जीत हासिल की थी। फिलहाल बांग्लादेश में तानाशाह सरकार और जनता के बीच का खेल जारी है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं
बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।